तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। हाँ, हम भूत देखना चाहते थे, लेकिन इस बात का हमें आज भी पछतावा है कि हमने उस रात क्या किया था। हमने इस खेल के लिए बहुत भारी कीमत चुकाई थी। हम 3 दोस्त थे, निकिता, गुरु और मैं। मेरा नाम हरीश है। हम तीनों कॉलेज के पहले साल से ही अच्छे दोस्त बन गए थे। हमारे हॉस्टल अलग अलग थे, लेकिन फिर भी हम हमेशा एक साथ रहते थे। हालांकि निकिता एक लड़की थी, फिर भी वो हमसे ज्यादा बहादुर थी। वो लड़कों की तरह ही रहती थी, लड़कों की तरह कपड़े पहनती थी और कभी कभी हमारे साथ सिगरेट भी पीती थी। लेकिन फिर भी वो पढ़ाई में हमसे ज्यादा होशियार थी। यह हमारे कॉलेज का दूसरा साल था। परीक्षाएं खत्म हो चुकी थी और हर कोई घर जाने के लिए बेचैन था। हमने भी घर जाने की तैयारी कर ली थी और छुट्टी की अनाउंसमेंट होने का इंतजार कर रहे थे। और एक दिन कॉलेज में छुट्टी अनाउंस कर दी गई और सबको घर जाने के लिए कहा गया। दोपहर को हम तीनों कॉलेज से निकल गए। शाम तक यहां वहां घूमते रहे और फिर हॉस्टल जाने के लिए निकल पड़े। लड़कों को 8 बजे तक और लड़कियों को 7 बजे तक हॉस्टल में एंट्री दी जाती थी। उसके बाद गए तो पनिशमेंट। हम सब हॉस्टल के पास पहुंचे और इतने में निकिता बोली, अरे आज आखिरी दिन है, कल सुबह हम सब अपने अपने घर चले जाएंगे, चलो ना कुछ तो एक्साइटिंग करते हैं। तब गुरु ने उसे कहा, क्या तुम्हें सिगरेट चाहिए? निकिता ने उसके गाल पर तमाचा मारा और बोली, पागल हो क्या, मैं इसे कभी भी पी सकती हूँ, मुझे तो बस बियर पीनी है। मैंने आज तक कभी बियर नहीं पी है और नहीं तुमने कभी पिलाई है। आज आखिरी दिन है, आज तो थोड़ी पीने दो। उसकी बात पर मैं हंसने लगा और गुरु भी। और तब गुरु ने कहा, हाँ ठीक है, आज हम दोनों तेरी ख्वाहिश पूरी कर देंगे। मैंने निकी को रोका, अरे यार तुम्हारे हॉस्टल का समय हो गया है, एक काम करो, तुम सबसे पहले हॉस्टल में जाओ, वहां पर एंट्री करो और पीछे की दीवार से कूदकर बाहर आ जाओ, फिर तुम्हें भी कोई टेंशन नहीं होगी। प्लान के मुताबिक निकिता हॉस्टल में चली गई और एंट्री कर हॉस्टल की पिछली दीवार से छलांग लगाकर बाहर आ गई। उसके बाद हमने पूरी रात हंगामा किया। निकिता ने बियर और वोडका दोनों भी पी ली। उसकी हालत ऐसी थी कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। हम किसी तरह अंधेरे में हॉस्टल वापस आ गए। हमारे लिए एक बड़ा टास्क था कि निकिता को उसके हॉस्टल के अंदर छोड़ना, और वो भी चुपचाप। निकिता अपना सिर पकड़कर वहीं नीचे बैठ गई थी, शायद उसे बहुत चढ़ी हुई थी। हम उसे लेडीज हॉस्टल के पीछे ले गए। गुरु ने निकी को कंधे पर उठाया और दीवार के पार जाने का इशारा किया, लेकिन फिर उसके एक दोस्त ने हमें नीचे उतरने का इशारा किया। उसके दोस्त ने हमें तुरंत फोन किया, अरे बेवकूफो, उसे वहां से मत भेजो, नीचे वॉचमैन बैठा है। अरे लेकिन यहाँ तो कभी कोई वॉचमैन नहीं होता। हाँ मुझे मालूम है, लेकिन आज आखिरी दिन है, लड़कियां कुछ भी कर सकती है, पीछे की दीवार फांद कर भाग जाएंगी, इसलिए जानबूझकर आज चौकीदार को वहां बिठाया गया है। तुम एक काम करो, लाइब्रेरी की दीवार फांद कर अंदर आ जाओ और उसे वहां से अंदर भेजो, वहां कभी कोई वॉचमैन नहीं होता। फोन रखने के बाद गुरु ने कहा, अरे यहाँ एक वॉचमैन है और वो आज रात हिलेगा नहीं लगता है। रुचा ने कहा है कि लाइब्रेरी के पीछे से अंदर घुसो, वहां कोई नहीं है। वो बात सुनकर मैं चुप हो गया और धीमी आवाज में उसे कहा, तुम्हें पता है ना कि हम कहां से उतरने वाले हैं? क्योंकि जहां से हम उतरने वाले हैं वहीं पर लाइब्रेरी का बेसमेंट है, जहां लड़के दिन में भी जाने से डरते हैं। निक्की ने मेरे सिर पर मारा, ओ कायर कहीं के, तू हमेशा फट्टू ही रहेगा, चल अब नाटक मत कर। गुरु ने उसका मुंह दबाकर उसे शांत किया और वो उसे आगे ले गया। लाइब्रेरी की पिछली दीवार कुछ ही दूरी पर थी। हम धीरे से वहां तक चले गए। मैं थोड़ा घबराया हुआ था, क्योंकि मैंने लाइब्रेरी बेसमेंट के बारे में बहुत सी अजीब बातें सुनी थी। कुछ साल पहले वहां हॉस्टल के एक लड़के की मौत हुई थी। सुना था कि कोई गलती से वहां चला गया था और फिर वो पागल हो गया। पागलपन में उसने फांसी लगा ली। कुछ बच्चों ने तो ये तक दावा किया है कि उन्होंने वहां कुछ देखा है, लेकिन जिन्होंने देखा है वो फिर कभी भी लाइब्रेरी नहीं लौटे। कुछ तो हॉस्टल और लाइब्रेरी छोड़कर दूसरी जगह चले गए थे। लाइब्रेरी के पीछे बहुत अंधेरा था। वहां एक लाइट थी, लेकिन वो जल बुझ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो प्रकाश और अंधकार का खेल चल रहा हो। मैंने गुरु से कहा, देखो अगर तुम दोनों चाहो तो हम सुबह तक यहाँ बाहर रुक सकते हैं, फिर सुबह होते ही इसे चुपचाप अंदर छोड़ देंगे। इस पर गुरु ने मेरी तरफ देखा, और अगर वार्डन ने रात में चक्कर लगाया तो बेवजह हमें पनिशमेंट खानी पड़ जाएगी। तभी निकिता ने मुझे धक्का दिया, अरे अगर तुझे अंधेरे से इतना डर लगता है तो यहां से चला जा, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। मैं हमेशा ये सोचता हूं कि हर जगह कुछ ऐसी जगह होती है जो धीरे धीरे अंधेरे में सांस ले रही होती है। इस धरती पर कुछ ऐसे जीव है जो हाइबरनेट की अवस्था में रहते हैं,
कुछ जानवर कई महीनों तक बिना कुछ खाए पिए खुद को दुनिया से छुपाए रखते हैं। इसी तरह अंधेरे में पनपने वाले जीव यानी छिपी हुई आत्माएं, भूत चुपचाप छिपकर कई वर्षों तक इंतजार करते हैं। फिर जब उनका समय आता है तो वो बाहर आती है और अपना शिकार करती है। कुछ सोचकर मैंने उसे कहा, ठीक है, चलो अंदर जाते हैं, लेकिन हम बहुत देर तक पीछे नहीं रुकेंगे। तुरंत हॉस्टल के भीतर दीवार से कूदकर हॉस्टल की दूसरी ओर चले जाएंगे। मेरी बात पर दोनों मुस्कुराए और सिर हिलाया। हमने एक बड़ा सा पत्थर नीचे रखा और उस पर चढ़ गए। हमने निकी को उठाते हुए कहा कि पहले दीवार के ऊपर से झांक कर देख। उसने हमें इशारा किया कि सब कुछ ठीक है। फिर पहले हमने उसे कंपाउंड की दीवार पर चढ़ा दिया और हम भी दीवार पर चढ़ गए और तीनों साथ ही वहां से अंदर कूद पड़े। वहां पेड़ों के कई सारे सूखे पत्ते थे, ढेर सारी धूल थी। हम आगे बढ़े तो पता चला कि निकी हमारे साथ ही नहीं है, वो कहीं पीछे ही रह गई थी। हमने पीछे मुड़कर देखा तो निकी शीशे की ओर मुंह करके खिड़की से अंदर कुछ देख रही थी। गुरु नहीं डरा, लेकिन जब मैंने उसे देखा तो मैं डर गया था, क्योंकि वो बेसमेंट के पास वाले कमरे में ही झांक रही थी, जहां हर कोई जाने से डरता है। गुरु और मैं निकिता के पास भागे। मैंने उसे चिल्लाकर कहा, अरे निकिता, तू ये क्या कर रही है? जल्दी चल यहां से। गुरु भी उसके साथ अंदर झांकने लगा। मैं फिर से चिल्लाया, अरे तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? ये वही कमरा है जिसके बारे में हॉस्टल में हर कोई बात करता है। लेकिन उन दोनों ने मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया। अनजाने में मैंने भी उस शीशे की तरफ देखा। शीशा इतना धुंधला था कि अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। निकिता और गुरु ने अपने हाथों से थोड़ा कांच को साफ किया और फिर से अंदर झांकने लगे। मैं पागलों की तरह इधर उधर घूम रहा था और उनसे बार बार कह रहा था कि चलो यहां से। कुछ देर बाद मुझे कहीं से चलने की आवाज आने लगी, मानो कोई धीरे धीरे पैर घसीटते हुए चल रहा हो। मैंने अंधेरे में इधर उधर देखा और उनसे कहा, चलो कोई आ रहा है, वॉचमैन होगा। लेकिन उनका ध्यान अंदर की ओर था। तभी जोर की आवाज हुई और उसी समय मैंने गुरु का कंधा पकड़ लिया। गुरु चौंक कर पीछे हट गया और निकी भी झटके से पीछे आ गई। अबे मेंटल है क्या तू? खामखा डरा दिया मुझे। मैंने निकी की ओर देखकर कहा, ये तो मेरे छूने से डर गया, लेकिन तू इतना क्यों डरी है? निकी ने अपनी आंखें चौड़ी करते हुए कहा, अरे अंदर का दरवाजा हिला और मैंने वहां पर एक पैर देखा। गुरु, तुम भी यही देखकर डर गए थे ना? गुरु ने ना में सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं, मैं डर गया था क्योंकि इसने मेरा कंधा पकड़ लिया था। मैं उन दोनों पर चिल्लाने लगा, अरे वो सब रहने दो, अब पहले यहां से चलो, कोई आ रहा है। हमने कदमों की आहट सुनी और बिना शोर किए लाइब्रेरी की दूसरी ओर चले गए। वहां जाते समय मैंने बाईं ओर पीछे मुड़कर देखा। उस टिमटिमाती लाइट की रोशनी में मुझे एक आकृति खड़ी दिखाई दी। वो काली आकृति। जिस तरह से वो खड़ी थी, निश्चित रूप से वो कोई चौकीदार नहीं था, कोई हमारी ही उम्र का लड़का लग रहा था। हम लाइब्रेरी बिल्डिंग के बाईं ओर भागे और वहां से दीवार पर चढ़ने लगे। तभी लाइब्रेरी का वॉचमैन हमारी ओर दौड़ता हुआ आ गया। उसने पहले गुरु को पकड़ लिया और दीवार से नीचे खींचा। मैं नीचे ही खड़ा था। निकी गुरु का हाथ पकड़कर ऊपर चढ़ रही थी। आखिरकार हम तीनों पकड़े गए। उसने सीटी बजाई और दूसरा चौकीदार भी वहां भागता हुआ आ गया। वो हम तीनों पर चिल्लाने लगा। हमने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन निकिता की हालत देखकर उसने कहा, तुम तीनों की हालत ठीक नहीं लग रही, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। अगर कल को कुछ हो गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। और फिर वॉचमैन ने वार्डन को फोन किया और हमारे बारे में सब बता दिया। कुछ ही देर में वार्डन और हॉस्टल के कुछ लड़के वहां आ गए। हमने उनसे माफी मांगी, लेकिन उन्होंने हम तीनों को अगले दिन केबिन में आने के लिए कहा। गुरु और मैं हम दोनों कंट्रोल में थे, लेकिन निकी को ले जाने के लिए दो लड़कियों को बुलाना पड़ा। गुरु और मैं अपने हॉस्टल के कमरे में लौट आए। तब गुरु मुझ पर चिल्लाने लगा, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि वॉचमैन आ रहा है? उसकी बात सुनकर मैं चौंक गया। अरे अरे मैं तो तुम दोनों को कब से कह रहा था, लेकिन तुमने मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन मैंने जो भी देखा वो कोई वॉचमैन नहीं था, वहां कोई और ही खड़ा था। वॉचमैन नहीं था तो क्या भूत था? अब अपनी बात छुपाने के लिए कुछ भी मत बोल, समझा? अरे हाँ, सचमुच तुमने उस तरफ नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा। फिर हम अपने बिस्तर पर जाकर सो गए, लेकिन मुझे जरा भी नींद नहीं आ रही थी। जब भी आंखें बंद करता तो वो रोशनी में चमकती काली आकृति आंखों के सामने आ जाती थी। अगली सुबह हम उठकर तैयार हो गए। सोचा कि वार्डन से माफी मांग लेंगे और यहां से चले जाएंगे। इसी बीच चौकीदार वहां आया और उसने कहा कि हमें वार्डन ने बुलाया है।
हम जल्दी से तैयार होकर वार्डन के केबिन के पास चले गए। निकिता हमसे पहले वहां हमारे सामने खड़ी थी। वार्डन ने हमारे ओर गुस्से से घूर कर देखा और कुछ कागज समेटते हुए कहा, मैं आप तीनों की फैमिली को रात की हरकत के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन निकिता ने इसकी सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है, इसलिए तुम दोनों बच गए हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगी। मैं तुम्हें और 2 दिन हॉस्टल में रहने की सजा दे रही हूं, और इन 2 दिनों में तुम तीनों को हॉस्टल से बाहर जाने की परमिशन नहीं होगी। अगर पनिशमेंट मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो तुम पिछली रात की तरह भाग सकते हो। बस मैं ये सब तुम तीनों की रिकॉर्ड पर ले लूंगी, कॉलेज को और तुम्हारे माता पिता को भी इन्फॉर्म कर दूंगी। हमने उनसे कुछ नहीं कहा। हमने पनिशमेंट स्वीकार कर ली और हम तीनों केबिन से बाहर चले गए। बाहर आते ही वो दोनों फिर से मुझ पर बरसने लगे। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। मेरी वजह से? मैं तो तुमसे बार बार कह रहा था कि वहां मत जाओ। गुरु ने बात को बीच में तोड़ते हुए कहा, अरे निकी, कल तो ये मुझे कह रहा था कि इसने कल वहां एक भूत देखा था। गुरु की इस बात पर दोनों मुझ पर हंसने लगे। मैंने सफाई देते हुए जवाब दिया, देख, मैं ये कह रहा था कि मैंने कुछ अजीब देखा है। मुझे नहीं पता कि वो भूत था या क्या था, लेकिन वो दिखने में अजीब था। और अगर वो वॉचमैन होता तो क्या वो हमारे पीछे नहीं भागता? मेरी इस बात पर निकिता ने भी कहा, अरे हाँ, मुझे भी उस कमरे में देखते हुए कुछ अजीब सी वाइब्स आ रही थी। ऐसा लगा जैसे कोई चीज मुझे रोक रही है। तभी वॉचमैन हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। तो क्या कल रात मजा आया? क्या सजा मिली? मैं उसे गुस्से से देखने लगा। गुरु ने आगे बढ़कर कहा, अरे वॉचमैन दादा, कल जब तुमने हमें पकड़ा था तो लाइब्रेरी के पीछे तुम ही थे ना? उसने अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए सोचा, नहीं, मैं तो इस तरफ से आया था। और वैसे भी हम में से कोई भी रात में लाइब्रेरी के पीछे नहीं जाता। रात में कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। तब निकी ने मेरी ओर देखा और पूछा, ऐसा क्यों? क्यों क्या पूछ रही हो? यहाँ हर कोई जानता है कि लाइब्रेरी का पिछला हिस्सा बाधित है। वहां कई लोगों को अजीब से अनुभव हुए हैं। फिर मैं आगे बढ़ा, क्या तुम्हें अब तक कोई अनुभव हुआ है? हाँ, हुआ है, कई बार। कभी कभी मुझे पीछे से खिड़की बजाने की आवाज सुनाई देती है, कभी कभी चलने की। लेकिन हम कभी पीछे नहीं जाते, बस सीटी बजाते हैं या फिर सीसीटीवी में देखते हैं, खासकर रात में। फिर आप कल रात वहां हमें ढूंढते हुए कैसे पहुंचे? कल भी मैंने चलने की आवाज सुनी थी, हमेशा की तरह, और तब मैंने सीसीटीवी चेक किया तो मुझे तुम तीनों दिखे, इसलिए मैं वहां आ गया था। क्या तुमने किसी और को नहीं देखा? नहीं, आप तीनों ही थे, वहां दूसरा कोई नहीं था। और फिर मैंने गुरु से कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि वहां कुछ था। गुरु भी मुझे देखने लगा। अरे वो कह रहा है कि वहां कोई नहीं था, लगता है रात की तेरी उतरी नहीं अब तक। अरे मैं भी यही कह रहा था कि वहां कोई वॉचमैन नहीं था, कोई और ही था। गुरु ने फिर से जवाब दिया, अरे मैं भी यही कह रहा हूं, वहां कोई वॉचमैन नहीं था, मतलब वहां कोई भी नहीं था, तुझे बस भ्रम हुआ था। और फिर वॉचमैन ने मुझसे पूछा, क्या तुमने वहां कुछ देखा? मैंने यहां वहां देखते हुए से कहा, हाँ, मुझे नहीं पता कि वो क्या था, लेकिन एक काली आकृति थी जो हमारे जैसे ही लग रही थी, लेकिन उसके हाथ पैर टेढ़े मेढ़े थे। इस पर चौकीदार ने अपनी आंखें चौड़ी की और कहा, बाप रे, तुम्हारा नसीब अच्छा है कि तुम बच गए। इतना कहते ही गुरु ने पूछा, वहां ऐसा क्या है कि हर कोई वहां जाने से डरता है? अभी नहीं, चौकीदार ने आगे कहा, फिर कभी बताऊंगा। अब मैं ड्यूटी पर हूं। अगर वार्डन ने मुझे तुम्हारे साथ बात करते हुए देख लिया तो मुझे भी पनिशमेंट खानी पड़ जाएगी। निकिता ने हाथ झटकते हुए से कहा, अरे चल रे, यह तो इससे भी ज्यादा फट्टू लग रहा है। और फिर हम वहां से कैंटीन की तरफ चले गए। हमें बहुत भूख लगी थी। दोपहर के खाने का वक्त तो नहीं हुआ था, पर पेट में सूखा पड़ा था। निकिता ने हम सबके लिए नाश्ता लिया और अपनी सीट पर बैठते हुए कहा, अरे यार, 2 दिन में बहुत बोर हो जाऊंगी, हमें कुछ एक्साइटिंग करना चाहिए। मैंने निवाला खाते हुए कहा, हमने कल जो कुछ एक्साइटिंग किया वो काफी नहीं है। और थोड़ी देर बाद वॉचमैन भी वहां आ गया। उसके कपड़े देखकर हम समझ गए कि वो अपनी ड्यूटी खत्म कर घर जा रहा है। वहां कैंटीन में उसने अपने एक दूसरे साथी को कोई चाबी दी और वापस जाने लगा। हमारे पास से गुजरते हुए वो हमारी तरफ देखकर मुस्कुराया। इस बार मैंने उसे आवाज दी, अरे भैया जी, यहां तो आओ। वो हमारे पास चला आया। लगता है खाना चल रहा है। अच्छा है, अब 2 दिन आराम से खाना खाओ और फिर घर चले जाना। निकिता ने उसे खींचकर कुर्सी पर बिठाया। अरे भैया जी,
आप अभी कुछ देर पहले हमें कुछ बताने वाले थे, तो अब बताइए ना। अब तो आप ड्यूटी पर भी नहीं हो। उसने कुछ देर सोचा। अच्छा वो। फिर उसने अपना बैग नीचे रखा और थोड़ा आराम से बैठकर हमें बताने लगा। मैं उसके बारे में इतना तो नहीं जानता, क्योंकि यहाँ ड्यूटी किए मुझे सिर्फ 2 साल हुए हैं, और वो घटना शायद 6-7 साल पुरानी है। तब गुरु ने उनके लिए चाय मंगाई और उनसे कहा, अरे तुम जो कुछ भी जानते हो वो तो बताओ। ठीक है, मैं आपको मेरे साथ घटी एक घटना बताता हूँ। तब मैंने यहाँ ड्यूटी ज्वाइन किए बस कुछ ही दिन हुए थे, और एक दिन मेरी रात की ड्यूटी थी। मैंने इससे पहले कभी रात की ड्यूटी नहीं की थी, और इसलिए उस रात मुझे बहुत नींद आ रही थी। मेरे साथ एक और आदमी था, मतलब मेरा साथी, ड्यूटी पर था। उसने मुझे झपकियां लेते हुए देखा और मुझे कहा कि जाओ थोड़ा आसपास टहल कर आओ, तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। तब मुझे उस जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैं अपनी जगह से उठा और लाइब्रेरी के किनारे किनारे से टहलने लगा। चलते चलते फिर मैं पीछे की ओर चला गया। मुझे कहीं से एक आवाज सुनाई दी। मैंने अपने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। फिर मैं उस खिड़की के पास चला गया। वहां चलते समय मुझे महसूस हुआ कि कोई है जो ठीक मेरे पीछे पीछे चल रहा है। आवाज तो आ रही थी पर कोई नजर नहीं आया। मतलब जब मैं 2 कदम चलता तो वो भी मेरे साथ 2 कदम आगे सरकता था, लेकिन जब भी मैं पीछे मुड़कर देखता तो वहां बस अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता। फिर मैं आगे बढ़ गया। थोड़ा आगे जाने पर मुझे एक कमरे की लाइट जली हुई दिखाई दी। बेसमेंट वाले कमरे में रोशनी थी। मैंने सोचा कि शायद मेरा साथी लाइट बंद करना भूल गया होगा। जैसे ही मैं खिड़की के पास पहुंचा, अंदर की लाइट अचानक बंद हो गई। मुझे लगा कि वहां कोई है, और मुझे देखकर उसने एकदम से लाइट बंद कर दी होगी। मैं खिड़की के और करीब चला गया। खिड़की के कांच से अंदर झांकने की कोशिश की। कहीं से हल्की हल्की आवाज आ रही थी, जैसे अंदर कुछ सरक रहा हो। इसलिए मैं खिड़की के और करीब आया और वहां से अंदर झांका। अंधेरे में कोई आकृति इधर उधर घूम रही थी, लेकिन अंदर बिल्कुल अंधेरा था। उसका आकार काला होने के कारण वो ठीक से मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। मैं कांच के और पास गया और अंदर देखने की कोशिश की, और उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर से बिजली दौड़ गई हो, क्योंकि मेरे ठीक सामने 2 आंखें थी जो मुझे अंदर से घूर रही थी, सफेद और बड़ी बड़ी आंखें। उस पल अचानक लाइट चालू हो गई और मैं घबराकर नीचे गिर पड़ा। मैं पीछे हट गया, तब वहां मैंने एक चेहरा देखा, एक लड़का जिसकी आंखें बाहर निकली हुई थी। चेहरा खून से सना हुआ था और उसका जबड़ा टूटकर लटक रहा था, जैसे वो अपना जबड़ा खोलकर मुझ पर चिल्ला रहा हो। वो देख मैं हड़बड़ाकर वहां से भाग गया, और तब भागते हुए मैंने वहां अंधेरे में अपने पीछे एक आकृति देखी, बिल्कुल वैसी ही जैसी कल रात इसने देखी थी। लेकिन फिर भी मैं दौड़ता रहा। मेरे साथी ने जब मुझे पकड़ा तब मैं बहुत डरा हुआ था। उसने मुझे पानी पिलाया और मुझे समझाया। मुझे तब अचानक ही बहुत बुखार चढ़ गया। फिर उसने वार्डन को बताया और मुझे घर भेज दिया, क्योंकि तब मैं इतना डरा हुआ था कि वहां रुकना ही नहीं चाहता था। मेरा शरीर पूरी रात कांपता रहा। मैं नौकरी छोड़ने वाला था, लेकिन मेरे पार्टनर ने मुझे समझाया। उसने कहा कि उसे भी यहाँ अजीब चीजों का अनुभव हुआ है, और फिर उसने मुझसे माफी भी मांगी, क्योंकि उसे लगा कि उसे यह सब मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। उसे भी कुछ ठीक ठीक पता नहीं था कि वहां पहले क्या हुआ था। बस इतना पता था कि अब तक उस जगह पर 2 लड़कों की जान जा चुकी है। तब से यह जगह भूताहा हो गई है, और सभी को सख्त चेतावनी दी गई है कि इस जगह के बारे में कोई भी अफवाह नहीं फैलाएगा। इसलिए शायद कोई इसके बारे में बात नहीं करता, लेकिन डरते आज भी है। निकिता और गुरु चुपचाप ये सब सुन रहे थे। मैं थोड़ा डर गया, क्योंकि रात को मैंने उस आकृति को देखा था। उसी बीच वॉचमैन को किसी ने आवाज दी, तो अपनी जगह से बैग लेकर उठते हुए उसने हमसे कहा, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारा नसीब अच्छा है कि तुमने वहां ज्यादा कुछ नहीं देखा। लेकिन अब ध्यान रखना, वहां वापस जाने की हिम्मत मत करना। इतना बोलकर वॉचमैन वहां से चला गया। हम सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। गुरु के हाथ का निवाला हाथ में ही रह गया था। तो कल जो कुछ तुमने देखा वो वॉचमैन नहीं था। निक्की ने उसके मुंह में निवाला ठूसते हुए कहा, अरे चलो यार, ये आदमी कुछ भी फेंक रहा है और तुम उसकी बात पर विश्वास कर रहे हो। ये तो मैं भी जानती हूं कि वहां 2 लड़के मारे गए हैं। सिर्फ मुझे ही नहीं, बल्कि हॉस्टल में हर किसी को यह बात पता है
कि एक लड़का अनजाने में वहां कुछ देखने चला गया था और अगले दिन उसकी लाश मिली। लेकिन क्या तुम जानते हो कि वो लड़का भी कुछ कम नहीं था। उसकी कई लड़कों के साथ दुश्मनी थी और क्या पता कि दूसरे लड़कों ने उसे मिलकर मार दिया हो। वैसे भी वो जगह किसी को मारने के लिए या टॉर्चर करने के लिए बेहतरीन जगह है, क्योंकि वहां कोई भी नहीं जाता। और ऐसा भी हो सकता है ना कि हॉस्टल की बदनामी न हो, इसलिए मामले को दबाया गया हो। हर जगह यही होता है, बस लड़के डर जाए इसलिए अफवाह फैला दी जाती है। गुरु उसकी राय पर सिर हिला रहा था। नेकी, तेरी बात में पॉइंट है। हाँ चल, तू कुछ एक्साइटिंग करना चाहती थी ना। मेरे पास एक आइडिया है। मैंने उसकी बात को काटते हुए कहा, अरे पागल, हमें बाहर जाने की इजाजत नहीं है। हमें और 2 दिन यहीं पड़े रहना है, और इससे ज्यादा एक्साइटिंग और क्या हो सकता है। गुरु ने मुझे अजीब नजरों से देखा। अरे चल यार, फालतू जोक मत मार। निकी, क्यों ना हम उस लाइब्रेरी के बेसमेंट में जाकर देखें कि वहां क्या है, देखें कि वहां सच में क्या हुआ था। भूत को देखने से ज्यादा एक्साइटिंग और क्या हो सकता है। उसकी बात सुनने वाला मेरे गले में ही अटक गया और मुझे खांसी आ गई। अरे क्या तू पागल हो गया है? मैं इस प्लान में शामिल नहीं हुआ। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रहा। तुम दोनों को जो करना है वो करो। निकिता ने मेरी पीठ थपथपाई और कहा, अरे कायर, तू हमेशा कायर ही रहेगा। कभी तो पॉजिटिव बात किया कर। अरे इसमें पॉजिटिव क्या है? मतलब वो मौत के मुंह में जाने की बात कर रहा है और तुम क्या चाहते हो कि मैं कहूं कि हाँ चलो? गुरु ने अपनी प्लेट साइड में करते हुए कहा, अरे ठीक है, हम मौत के दरवाजे तक नहीं जाएंगे। हम बस वहां जाकर देखेंगे और वापस आ जाएंगे। देखे तो सही वहां आखिर है क्या। लोग वहां जाने से इतना क्यों डरते हैं? तुम चाहते हो तो हम किसी कमरे के अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है? मैंने सचमुच अपना सिर पकड़ लिया, क्योंकि उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि वो क्या करने के बारे में सोच रहे थे। यहां लड़के उस जगह के बारे में बात करने से भी डरते हैं, और वहां पर ये लोग उस जगह जाने की सोच रहे थे। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थे। और अब मैं सोचता हूं कि जब कोई घटना होनी होती है तो लोग ऐसे ही मूर्खता से भरे निर्णय लेते हैं। मुझे उस जगह का, वहां के डर का अनुभव हुआ था, इसलिए मेरे लिए वहां वापस जाने का कोई मतलब नहीं था। फिर भी आखिरकार मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया, पर मैंने उनके सामने कुछ शर्तें रखी कि वो मुझे जानबूझकर नहीं डराएंगे, मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे, और अगर हमें थोड़ा भी कुछ अजीब लगा तो हम वापस आ जाएंगे। और फिर हम तीनों ने दोपहर को वहां जाने का फैसला किया। मेरा वहां शाम के वक्त जाने में भी विरोध था, इसलिए लगभग 2:30 बजे के आसपास हम तीनों भी लाइब्रेरी में जाकर बैठ गए, क्योंकि सही मौका मिलते ही हम बेसमेंट की तरफ जा सके। हमें यह डर था कि अगर किसी ने हमें देख लिया तो हमारी करियर की वाट लग जाएगी। उस दिन पूरी लाइब्रेरी में केवल हम तीनों बैठे थे, क्योंकि अब तक पूरा हॉस्टल खाली हो चुका था। बस कुछ ही लड़के हॉस्टल में रुके थे, जिनका ट्रेन का रिजर्वेशन तो हो चुका था, लेकिन टिकट कंफर्म नहीं हुई थी। हम वहां बैठे बस इशारों में बातें कर रहे थे। चूंकि हम 3 ही थे तो मैडम का सारा ध्यान हम पर ही था, और इसके अलावा हमने रात में शराब पीकर जो कारनामा किया था वो भी उनको पता चल गया था। हम लगभग 1 घंटे तक वहां बैठे रहे। 3:30 बज गए, लेकिन मैडम अपनी जगह से टस से मस न हुई। बेसमेंट की ओर जाने वाला रास्ता मैडम के ठीक सामने से होकर गुजरता था, और इसलिए उनकी नजरों से छुपकर निकलना बहुत मुश्किल था। आखिरकार जब 3:30 बज गए तो मैंने धीरे से कहा, वक्त निकलता जा रहा है और मैं अपनी बात पर कायम हूं। अगर थोड़ी देर और इसी तरह चलता रहा तो मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे साथ। इस पर निकिता ने धीमे से मुझे कहा, मेरे पास एक आइडिया है। मैं मैडम के सामने जाकर खड़ी हो जाती हूं, तुम बाहर जाने का नाटक करो और पीछे की तरफ से बेसमेंट में चली जाओ। मैं भी कुछ ही देर में वहां आ जाती हूं। गुरु ने आंखें बंद कर और सिर झुकाकर उसे सहमति दी। फिर हम बाहर जाने का नाटक करते हुए वहां से उड़ गए। किताब बैग में भर ली और तब निकी जाकर मैडम के सामने खड़ी हो गई। फिर जैसे ही उसने हमें इशारा किया, हमने जानबूझकर उसे बाय बाय किया और बाईं ओर से दरवाजे से बाहर चले गए। हमने जाते जाते जानबूझकर उसे कहा, निकी, हम कैंटीन में जा रहे हैं। हम आगे बढ़े और जाकर सीढ़ियों के पास छुप गए, और करीबन 10 मिनट बाद निकिता वहां आ गई। अरे यार, मैंने सोचा था कि मैं जल्दी से निकल जाऊंगी, लेकिन वो मैडम मेरा कान खाने लगी। कल रात की बात पर उसने लेक्चर शुरू कर दिया। गुरु ने उसे चुप रहने की चेतावनी दी। ठीक है, अब हम यहां से सीधे बेसमेंट में जा रहे हैं, इसलिए तैयार रहना। कोई भी बिना वजह चीखेगा या चिल्लाएगा नहीं।
हम जैसे आराम से और शांति से जा रहे हैं, ठीक उसी तरह चुपचाप हमें बाहर निकलना है, समझे? और निकिता ने तब मोबाइल निकाला, लेकिन वहां मोबाइल को रेंज ही नहीं थी। वो जगह एकदम बंद सेल जैसी थी, बस दुर्गंध और चारों तरफ घना अंधेरा। मोबाइल में देखते हुए निकिता ने कहा, अरे यहां मोबाइल को रेंज नहीं है। और फिर उसने मोबाइल की टॉर्च चालू कर दी। हम दोनों ने भी मोबाइल निकाले, लेकिन उनमें भी कोई नेटवर्क नहीं था। फिर मैंने भी टॉर्च चालू की और हम पुरानी काली सीढ़ियों से नीचे बेसमेंट की ओर चल पड़े, एक अंधेरी और अनजान दुनिया में, जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते थे। बस कुछ बातें सुनी थी, सच थी झूठ थी ये तक हमें पता नहीं था। और अब हम इन सब का अनुभव करने वाले थे। हम सभी चुपचाप बेसमेंट में चले गए। आगे एक गलियारा था, जिसकी लंबाई का अंदाजा लगाना मुश्किल था, क्योंकि टॉर्च की रोशनी कुछ ही दूर तक जा रही थी। दिन के वक्त भी उस जगह में अंधकार किसी काले विष की तरह फैला हुआ था। वहां आ रही ठंडी हवा का स्पर्श भी बहुत डरावना लग रहा था। मुझे नहीं पता कि वहां कुछ है या नहीं, लेकिन वहां का घना अंधेरा मुझे डराने के लिए काफी था। मैं कुछ कदम चलकर ही घबरा गया और गुरु से कहा, चलो अब वापस चलते हैं। निकिता ने टॉर्च को अंधेरे में यहां वहां घुमाते हुए कहा, अरे रुकना, तुझे यहां आए 5 मिनट भी नहीं हुए हैं और तू अभी से डरने लगा। गुरु आगे चलता रहा, चलो आगे चले, देखते हैं कि आगे क्या है। निकिता भी उसके पीछे चलने लगी, लेकिन मुझसे एक कदम भी नहीं चला जा रहा था। मेरे अंदर उस अंधेरे की तरह डर भर गया था, क्योंकि जो आकृति मैंने रात को देखी थी, वही आकृति बार बार मेरी आंखों के सामने आ रही थी। मुझे बार बार वही सब याद आ रहा था जो कि वॉचमैन ने हमें बताया था। मैंने थोड़ी हिम्मत की और 4 कदम थोड़ा आगे बढ़ा। वहां इतना सन्नाटा था कि ऊपर से आने वाली आवाज भी डरावनी लग रही थी। निकिता ने पीछे मुड़कर मेरी ओर देखा और जल्दी से उनके पास आने का इशारा किया। मैंने बस हाँ कहा और फिर से 3-4 कदम आगे बढ़ गया। मेरे हाथ पांव पसीने से तर हो रहे थे, दिल जोर जोर से आवाज कर रहा था। आगे क्या होगा, इस डर से दिमाग सुन्न हो गया था। जब वो दोनों 4 कदम आगे जाते थे, तब कहीं मैं 1 कदम चलता था और तभी गुरु ने कहा, अरे यहां तो कुछ भी नहीं है, क्या भूत है, सब बस झूठी अफवाह है। उसकी आवाज उस बंद जगह में गूंज रही थी। उसी समय मैंने किसी तरह की चटकने की आवाज सुनी, जैसी हड्डी टूटने पर सुनाई देती है। मैंने घबरा के पीछे देखा, कौन है, कौन है? लेकिन पीछे कोई नहीं था। मैंने फिर से खुद को शांत किया और मेरा ध्यान दाईं ओर चला गया। वहां एक दरवाजा था। मैं अचानक उसे देख बहुत ज्यादा डर गया और पीछे हटते हुए दीवार से टकरा गया। गुरु ने मेरी आवाज सुनी और मेरे पास आ गया। अब क्या हुआ फट्टू? मैंने उसे कहा, कुछ नहीं, मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे है, इसलिए मैंने पीछे देखा, पर वहां कुछ भी नहीं था। तभी अचानक मेरी नजर इस दरवाजे पर पड़ी। ये पहले यहां नहीं था। उन दोनों ने मुझे शक की नजरों से देखा और अजीब तरह से घूर कर कहा, कहीं तू ही इस लाइब्रेरी का भूत तो नहीं? क्योंकि जब हम यहां से आगे गए थे तब तो यहां कुछ भी नहीं था, और अब ये दरवाजा कहां से आ गया? निकिता ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। गुरु ने तब दरवाजे की ओर देखते हुए कहा, अरे ये देखो, इस पर क्या लिखा है? निक्की ने टॉर्च की रोशनी में उसे पढ़ने की कोशिश की। NARAK, नारक। नारक मतलब? मैंने बड़ी बड़ी आंखों से उसे पढ़ा। नारक नहीं, नरक लिखा है। इस पर जो निशान बना है वो नरक का निशान है, और जिसने भी इसे बनाया होगा वो शायद यही कहना चाहता होगा कि ये एक नरक का द्वार है। गुरु ने मुझे पीछे धकेल दिया। अरे यार, इसने फिर से बकवास शुरू कर दी। मैंने अपना सिर ना में हिलाया और उन दोनों से कहा, नहीं नहीं, हमने तय किया था कि अगर कुछ भी अजीब लगा तो हम यहां एक पल भी नहीं रुकेंगे। और ये दरवाजा, इस पर लिखे ये शब्द इसी बात का साइन है कि ये जगह अच्छी नहीं है, और इसलिए अब मैं जा रहा हूं। निकिता ने टॉर्च मेरे ऊपर मारते हुए कहा, अरे पागल, 2 मिनट रुक तो सही। सब कुछ तुझे ही महसूस होता है, तुझे ही नजर आता है। हमें तो अभी तक कुछ भी अजीब दिखाई नहीं दिया और नहीं कुछ सुनाई दिया है। मैंने निकिता के सामने हाथ जोड़े। निकी, मेरी बात सुन, चल यहां से, बहुत हो गया, चलो अब वापस चलते हैं। यहां आने के बाद से मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। गुरु ने निकिता को रोकते हुए कहा, अरे बस एक आखिरी बार, अगर अब हमें कुछ भी महसूस हुआ तो हम जरूर वापस चले जाएंगे। उन दोनों ने मेरा हाथ पकड़ लिया
नहीं तो मैं वहां से जाने ही वाला था। गुरु ने फिर मुझे कहा, बस एक बार उस दरवाजे के पास चलकर देखते हैं, बस एक बार उसके फोटो ले लेते हैं और उसके बाद हम चले जाएंगे, ठीक है? मैंने उसे फिर वही कहा, नहीं, हमने अंदर न जाने का डिसीजन लिया था। अरे हाँ हाँ, मुझे पता है, मैं बस करीब से उसे देखना चाहता हूं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। वैसे भी उस दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा है। मैंने एक बार गुस्से से उन दोनों को देखा और धीरे से सिर हिलाया। हम वापस दरवाजे पर चले गए। दरवाजे पर कुरेदे हुए शब्द ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने उन्हें नाखून से कुरेद कर बनाया हो। हम फिर दरवाजे को ध्यान से देखने लगे। उस पर बहुत सारे अजीब आकार और अजीब से चिन्ह बने हुए थे, दरवाजे के चारों कोनों पर और बीच में भी। जब हम उन्हें देख रहे थे तो गुरु ने अपना कान दरवाजे पर लगाया और कुछ सुनने की कोशिश करने लगा। पता नहीं अंदर से कोई आवाज आ भी रही थी या नहीं। उसने निकी को भी दरवाजे पर कान लगाने के लिए कहा। निकी देखो, क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? निकी ने भी दरवाजे पर कान लगाकर देखा। उस वक्त मैं उन दोनों को देख रहा था। पता नहीं वो क्या सुनना चाह रहे थे। गुरु ने मुझसे भी कहा, अरे एक बार तू भी कान लगाकर देख तो सही, तुझे तो हमसे ज्यादा सुनाई देता है, देख शायद कुछ आवाज सुनाई दे अंदर से। हालांकि मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन बस वो मुझे फिर से डरपोक या कायर न कहे, इसलिए मैंने अपना कान दरवाजे पर लगाया और कमरे के अंदर से आ रही आवाज को बहुत शांति से एकाग्र होकर सुनने की कोशिश करने लगा। कुछ पल के लिए मैंने अपनी आंखें बंद की, खोली और फिर बंद की। हर तरफ एक भयानक सन्नाटा था जो उस पल कानों में गूंज रहा था। मैं बहुत ध्यान से कुछ सुनने की कोशिश कर रहा था, एकदम शांत होकर। आवाज इतनी तेज थी कि मेरा शरीर कांप उठा। निकी और मैं हम दोनों डर गए और वहां से भागने लगे। गुरु दौड़ते हुए हमारे पास आ गया और हम पर हंसने लगा। मैंने चिल्लाकर उसे कहा, गुरु ये क्या था, कैसी आवाज थी ये? मैं अब यहां एक पल भी नहीं रुकना चाहता। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बस ये मजाक था, मैंने ही मोबाइल पर आवाज चलाई थी, देखो देखो मेरा मोबाइल, अरे मैंने बस तुम्हें डराने के लिए आवाज लगाई थी। निकिता ने हाँफते हुए कहा, तुम सच में पागल हो, देखो मैं भी कितनी डर गई। एक पल के लिए मुझे भी ऐसा लगा कि सच में किसी ने अंदर से दरवाजा खटखटाया है। वो अब भी हम पर हंस रहा था, लेकिन इस बार मैंने गुरु का साथ नहीं दिया। बस बहुत हो गया, अब मैं यहां नहीं रुकूंगा, ये कोई मजाक नहीं है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, लेकिन तुमने मेरी सारी शर्तें तोड़ दी है। अब मैं जा रहा हूं और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम दोनों मुझे यहां पर बस मेरा मजाक बनाने के लिए लेकर आए हो। और मैं इतना बोलकर गुस्से में सीढ़ियों की ओर चला गया। गुरु पीछे से आवाज दे रहा था, अरे रुक तो सही, ऐसे गुस्सा मत कर, अगर किसी ने हमें देख लिया तो खामखा सजा बढ़ जाएगी। अरे निकी जाओ तो, उसे रोको ना। निकिता भी मेरे पीछे दौड़ पड़ी और मुझे रोकने की कोशिश करने लगी। अरे रुको ना हारू, रुको तो, मेरी बात सुनो एक बार। लेकिन मैं गुस्से में आगे बढ़ रहा था और तभी दरवाजा जोर से पटकने की आवाज आई, जिसके बाद गुरु की चीख सुनाई दी, हारू, हारू, निक्की, निक्की, यहाँ आओ, आओ यहाँ, रुको, मुझे बचाओ मुझे। चलते चलते मैं उस पर चिल्लाया, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, चाहे तुम कुछ भी करो मैं वापस नहीं आने वाला। और मैं गुस्से से वहां की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चला गया। निकी मुझे रोकने के लिए मेरे पीछे आ गई। उसने मुझे रोका, मुझसे माफी मांगी और मुझे चुप रहने के लिए कहा, लेकिन उस वक्त मैं बहुत ज्यादा गुस्से में था। मैं बिना कुछ बोले गुस्से में उसके सामने से चला गया। जब मैं लाइब्रेरी के दरवाजे से आगे गुजरा तब शायद मैडम ने मुझे देख लिया और उसने वहीं से आवाज दी, कौन है वहां? लेकिन मैं तेजी से लाइब्रेरी के बाहर चला गया और मैडम ने निकिता को पकड़ लिया। बाहर निकलते वक्त मैंने मैडम की आवाज सुनी, निकिता तुम यहां क्या कर रही हो? मैं गुस्से में हॉस्टल में चला गया। मैंने अपना बाकी सामान अपने बैग में रखा और जाकर बेड पर लेट गया। मैंने गुस्से में बाथरूम में जाकर 3-4 सिगरेट भी पी ली। फिर जैसे जैसे अंधेरा होता गया मेरा गुस्सा भी कम होता गया। अब मुझे थोड़ी चिंता होने लगी, क्योंकि इतना वक्त बीत जाने के बाद भी मुझे उनका कॉल नहीं आया था और न ही गुरु वापस कमरे में आया था। मैंने 7 बजे तक इंतजार किया और फिर मैंने गुरु को फोन लगाया।
लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। फिर मैंने निकिता को फोन किया। उसकी फोन की रिंग जा रही थी, लेकिन उसने मेरी कॉल काट दी और बस एक मैसेज भेजा, आई एम बिजी, कॉल यू लेटर। मुझे फिर गुस्सा आ गया। जानता था कि वो दोनों जानबूझकर मुझे अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं भी देखता हूं, मैं भी फोन नहीं करूंगा। मैंने 8 बजे कैंटीन में जाकर लंच किया। मुझसे कैंटीन वाले ने पूछा भी, तुम्हारे दोस्त कहाँ है? मैंने उसे गुस्से में ही कहा, पता नहीं मर गए होंगे कहीं, मैं क्या करूं? वो दोनों तो बहुत बहादुर है और मैं फट्टू हूं ना। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। खाना खाने के बाद मैं वापस कमरे में चला गया। तभी निकी का फोन आया। इस बार मैंने कॉल काट दिया और फोन बंद कर दिया और चुपचाप जाकर बेड पर सो गया। मैं कुछ देर तक बस करवटें बदलता रहा। फिर पता नहीं कब मैं गहरी नींद में सो गया। मैंने एक चटकने की आवाज सुनी, हड्डियां टूटने जैसे कुछ। जब मैं उठा तो मेरे चारों तरफ अंधेरा था और मैं फर्श पर लेटा हुआ था। फर्श के ठंडे स्पर्श से मैं बहुत डर गया। मेरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैं हॉस्टल के एक कमरे में सो रहा था। तो मैं यहां कैसे पहुंचा? ये कौन सा कमरा है? किसका कमरा है? कमरे की लाइट बंद चालू हो रही थी। ये कौन सी जगह है? मैं डरकर खड़ा हो गया। चारों ओर दीवारों पर सितारों जैसे विचित्र चिन्ह बने हुए थे, बहुत ही अजीब से। जब मैं उन्हें देख रहा था, मुझे कदमों की आहट सुनाई दी। लगा जैसे कोई पैर घसीटकर चल रहा हो। मेरा ध्यान खिड़की की ओर चला गया। कोई बाहर टहल रहा था। मैं ये देखने के लिए खिड़की के पास गया कि ये कौन है। बाहर का कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने कांच की धूल साफ की और फिर से बाहर देखने की कोशिश की। लाइट अब भी झपक रही थी। जब मैं बाहर देख रहा था तो एकदम से लाइट बंद हो गई और काफी देर तक बंद रही। मैंने शीशे पर कुछ खड़खड़ाहट सुनी और एक झटके में सब तरफ रोशनी हो गई। मुझे एक चेहरा दिखाई दिया, एक भयानक चेहरा। बाल बिखरे हुए थे, आंखें बाहर निकली हुई थी, एक आंख टूटी थी और उससे खून बह रहा था। जबड़ा टूटकर लटक रहा था और वो टूटते हुए फैलता जा रहा था। ये देखकर मैं बहुत डर गया और पीछे गिर पड़ा। वॉचमैन ने कहा था बिल्कुल वैसा ही चेहरा। मैं घबरा गया और अपने बचाव के लिए इधर उधर कुछ ढूंढने लगा, लेकिन वो चेहरा अब भी कांच से चिपका हुआ था। तब मुझे महसूस हुआ कि ये तो गुरु का चेहरा है, ये तो गुरु ही है। मैं फिर खिड़की के पास आया, खिड़की खोलने की कोशिश करने लगा। गुरु, गुरु क्या हो गया है तुझे? गुरु तू ठीक तो है ना? लेकिन तब तक उसका चेहरा पीछे अंधेरे में खिड़की से दूर हटता चला गया। मैं जोर जोर से सांस ले रहा था। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे और मुझे कुछ भी पता नहीं था कि यहां क्या हो रहा है। इसी बीच किसी ने मेरे कंधे को छुआ। मेरा पूरा शरीर कांप उठा। मैं एकदम से पीछे मुड़ा। गुरु मेरे पीछे खड़ा था, लेकिन अब वो ठीक था और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैंने उसके पास जाते हुए कहा, गुरु, गुरु, गुरु तू कैसा है रे? और हम दोनों कहाँ हैं? ये कौन सी जगह है? मैंने तुम्हें आवाज दी थी, तुम वापस क्यों नहीं आए? गुरु, चलो चलो यहां से चले, ये जगह बहुत अजीब है। मैंने तुम्हें पुकारा था, लेकिन तुम मुझे बचाने क्यों नहीं आए? गुरु की आवाज बदल गई। बोलते हुए उसके मुंह से खून बहने लगा। गुरु, ये तुझे क्या हो रहा है? मैंने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन उसी क्षण उसका हाथ चटकने की आवाज के साथ ही टूट गया और अचानक टेढ़ा हो गया। मैंने घबराकर हाथ छोड़ दिया और दीवार के पास जाकर झुककर खड़ा हो गया। गुरु, गुरु, ये तुझे क्या हो रहा है? तू ऐसा क्यों कर रहा है? तुम मुझे बचाने क्यों नहीं आए? और इस वाक्य के साथ ही उसका जबड़ा खुल गया। मुंह से खून बहने लगा। एक आंख फूटकर बाहर निकल आई। चेहरे की हड्डियां टूटने लगी और उनसे खून रिसने लगा। मैं घबराकर वो सब देख रहा था। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई और उसके साथ ही मैं होश में आ गया। मेरी नींद उड़ गई। मेरा शरीर पसीने से भर चुका था। कोई मेरे कमरे का दरवाजा खटखटा रहा था। मैं शांत हुआ और जाकर दरवाजा खोला। दरवाजे पर हॉस्टल का एक लड़का खड़ा था। क्या हुआ? उसने अपना फोन दिखाते हुए कहा।
अरे निकिता का फोन आया था। वो कब से तुझे फोन ट्राई कर रही है, फोन कर उसे, बहुत परेशान लग रही थी। मैंने तुरंत मोबाइल ऑन किया। जैसे ही मैंने मोबाइल चालू किया मुझे एक के बाद एक मैसेज आने लगे। 25 मिस कॉल और निकिता के कुछ मैसेज थे जिनमें उसने लिखा था सॉरी, प्लीज फोन उठाओ। और एक मैसेज में यह भी लिखा था गुरु कहाँ है, उसका फोन बंद क्यों आ रहा है। उस मैसेज को पढ़कर मेरा दिमाग सुन्न हो गया, क्योंकि अभी जो मैंने सपना देखा था वो मेरे दिमाग में घूमने लगा। एकदम से गुरु का खून से सना हुआ चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया। मैंने निकिता को फोन किया और वो रोने लग गई। उसने मुझे सबसे पहले यही कहा कि गुरु को फोन दे। मैंने कहा कि गुरु मेरे साथ नहीं है, मुझे लगा कि वो तुम्हारे साथ है और इसलिए मैंने तुम्हें पहले फोन किया था, लेकिन तुम्ही ने मेरा फोन काट दिया तो मुझे और गुस्सा आ गया। उसने रोते हुए कहा, हाँ, क्योंकि मैं उस वक्त मैडम के केबिन में थी। लाइब्रेरी की मैडम ने फिर से मेरी कंप्लेंट कर दी थी, पर मुझे लगा कि वो वापस आकर तुम्हारे साथ चला गया होगा। ऐसा लग रहा था मानो हम दोनों को बिजली का झटका लग गया हो। मैं कुछ देर चुप रहा। मैंने थोड़ा शांत होकर उससे कहा, अभी इस वक्त नीचे आओ, वॉचमैन को बताकर लाइब्रेरी के पास आ जाओ, मैं हॉस्टल के लड़कों को लेकर वहीं आता हूं। मैं कुछ लड़कों के साथ लाइब्रेरी पहुंचा। वहां के वॉचमैन को पूरी कहानी बताई, लेकिन मेरी बात सुनकर वो खुद डर गया और उसने नीचे जाने से साफ मना कर दिया। आखिरकार उसने वार्डन को फोन किया और फिर वार्डन ने पुलिस को। वार्डन और पुलिस दोनों ही थोड़ी देर में वहां आ गए और हमें अपने साथ नीचे तहखाने में ले गए। नीचे तहखाने का दरवाजा खुला था और वहीं दरवाजे के पास गुरु की लाश पड़ी हुई थी, जैसा कि मैंने अपने सपने में देखा था, ठीक उसी हालत में। मैं आपको बता नहीं सकता कि उसकी हालत देख मैं कितना रोया था। गुरु की मौत के बाद तो सब जांच हुई, निकी और मुझे उसकी सजा भी मिली, लेकिन मैं आज तक उस बात को भूल नहीं पाया हूं। जब हॉस्टल में सभी इस बात पर शोक मना रहे थे, तब एक वॉचमैन मेरे पास आकर बैठ गया, जो कि काफी सालों से वहां काम कर रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और मुझसे कहने लगा, बहुत साल बीत चुके हैं उस बात को। यहां एक लड़का रहता था इसी हॉस्टल में, थोड़ा पागल था, भूत प्रेतों में उसे ज्यादा ही विश्वास था। उसकी अजीब हरकतों के कारण हॉस्टल के सब लड़के उससे दूर रहते थे, उससे बात भी नहीं करते थे। वो हमेशा अजीब अजीब किताबें पढ़ा करता, काला जादू, पिशाच, प्रेतनी और उनको वश करने के बारे में। एक रोज मैंने उसे नीचे बेसमेंट में देखा था। वहां एक खराब कमरा था जहां वो छुपकर अपने इन सब कामों को अंजाम देता था। मैंने उसे कई बार टोका था। आखिरकार मैंने दरवाजे पर ताला लगा दिया। पता नहीं फिर कैसे उसने वहां जाने का दूसरा रास्ता ढूंढ लिया। वो खिड़की से अंदर जाने लगा। तब हमें कुछ भी पता नहीं था। फिर एक रोज आधी रात को हमें कहीं से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। हम ढूंढते हुए आवाज की दिशा में नीचे कमरे में जा पहुंचे। दरवाजा खोलकर देखा तो उस लड़के पर कोई आत्मा सवार थी। वो अजीब आवाज में बात कर रहा था। हमने उसे बचाना चाहा, वहां से दूर ले जाना चाहा, लेकिन आत्मा ने उसे इस तरह से काबू कर लिया था कि जब भी हम उसे उस कमरे से बाहर ले जाते, उसके शरीर का कोई ना कोई हिस्सा टूट जाता था। एक एक कर उसके हाथ पैर टूट गए, उसका सिर टूट गया, आंखें बाहर निकल आ गई, पर हम उसे बचा नहीं सके। और उस घटना के बाद वो लाइब्रेरी के पीछे दिखाई देने लगा। उसकी वहां आवाजें सुनाई देने लगी। शायद तुम समझ रहे हो कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूं। जो हुआ बुरा हुआ, लेकिन उसे रोकना तुम्हारे हाथ में नहीं था। तो इस बात का अपने आप को कभी दोष मत देना। जो होना था हो गया, तुम बस अपना ध्यान रखना। इतना बोलकर वो वॉचमैन वहां से उठकर चला गया और मैं बस उसकी जाती हुई आकृति को देखता रह गया।